नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 12 के लिए निर्धारित रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के प्रथम भाग में हम डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों की स्थिति और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जान चुके हैं। हमने देखा कि जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, परंतु संक्रमण तत्व क्यों नहीं हैं। हमने डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, उच्च कणन एंथैल्पी, परमाणुवीय आकार, लेंथेनाइट संकुचन, आयनन एंथैल्पी एवं उसमें परिवर्तन को पढ़ा। आज दूसरे भाग में हम 3D श्रेणी के तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व, चुंबकीय गुण, संकुल बनाने की प्रवृत्ति आदि गुणों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संक्रमण तत्वों का एक विशिष्ट लक्षण है कि ये कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इस सारणी में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आप देख रहे हैं। अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं को मोटे टाइप में दिखाया गया है, जैसे टाइटेनियम में +4, वेनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +3 और +6, मैंगनीज के लिए +2 और +7, आयरन में +2 +3, कोबाल्ट में भी +2 +3, निकिल में +2 और कॉपर में +2, इसी प्रकार जिंक में +2। संक्रमण श्रेणी के मध्य में यहाँ या इसके निकट स्थित तत्व अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जैसे मैंगनीज +2 से +7 तक की सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। श्रेणी के दोनों किनारों पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या कम होती जाती है, यानी शुरू में स्कैंडियम टाइटेनियम में और लास्ट में कॉपर जिंक में। इसका कारण है कि सिरे वाले तत्वों में परित्याग या साझेदारी के लिए कम इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता होती है, या इन तत्वों के संयोजकता कोश में डी इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, जिससे भागीदारी के लिए कम कक्षक उपलब्ध हो पाते हैं, जैसा आप कॉपर और जिंक में देख सकते हैं। सामान्य स्थायित्व वाली अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या मैंगनीज तक एस तथा डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर है। जैसे टाइटेनियम में एस और डी में 4 है तो ये +4, वेनेडियम में 5 है तो +5, क्रोमियम में 6 है +6, मैंगनीज में 7 है ये +7। इसके बाद के तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व में कमी आने लग जाती है, जैसा आप आयरन 2, 3, कोबाल्ट 2, 3, निकिल 2, कॉपर 1st, 2nd और जिंक 2 में देख सकते हैं। संक्रमण तत्वों की परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने की विशेषता का कारण अपूर्ण डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से प्रवेश करना होता है, जिससे इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर बना रहता है। इसका उदाहरण वेनेडियम 2, वेनेडियम 3, वेनेडियम 4 और वेनेडियम 5 है, जबकि आपने पढ़ा है असंक्रमण तत्व यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जनरली 2 का अंतर पाया जाता है। डी ब्लॉक तत्वों के वर्गों यानी वर्ग 4 से 10 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की परिवर्तनशीलता में एक रोचक तथ्य देखने को मिलता है। पी ब्लॉक में अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण भारी सदस्यों द्वारा निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनना अनुकूल होता है, जबकि डी ब्लॉक में इसका विपरीत देखा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ग 6 में मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 का स्थायित्व क्रोमियम 6 की अपेक्षा अधिक होता है। अतः अम्लीय माध्यम में क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट के रूप में
प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि MoO3 मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड नहीं है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं तब पाई जाती हैं जब एक संकुल यौगिक में ऐसे लिगेंड हों जिनमें सिग्मा बॉन्डिंग के अलावा पाई एक्सेप्टर गुण भी पाए जाते हों, यानी पाई ग्राही गुण उनमें पाया जाता हो, जैसे निकिल टेट्राकार्बोनिल और आयरन पेंटाकार्बोनिल में निकिल और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। यहाँ पर कोबाल्ट पाई ग्राही लिगेंड है। ये ऐसे लिगेंड्स हैं जिनके खाली कक्षक जो होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स के साथ में पाई बंध बनाते हैं। इसको हम ऐसे लिगेंड्स को हम पाई ग्राही लिगेंड कहते हैं। प्रश्न है, ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। मतलब ऐसा तत्व बताना है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। तो ऐसा तत्व आपने भी पढ़ा, स्कैंडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 21 है। ये परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है एवं क्यों? तो इसका उत्तर है मैंगनीज। आप जानते हैं मैंगनीज का विन्यास होता है 3d5,4s2। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए ये बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। तो अभी आपने देखा कि 3D श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। हमने जाना कि श्रेणी के बीच वाले तत्व अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, जबकि दोनों सिरे वाले तत्व या धातु जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक कम संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। इसमें निम्न यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब पाई जाती हैं जब संकुल यौगिकों के CO जैसे लिगेंड्स हों जिनमें पाई ग्राही गुण भी हो। इस महत्वपूर्ण गुण को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। विलयन में ठोस धातु के M2+ आयन में रूपांतरण से संबंधित ऊष्मा रासायनिक मान यानी थर्मोकेमिकल डेटा किलोजूल पर मोल और M2 से M में अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव आप इस सारणी में देख रहे हैं। ये परिवर्तन है हाइड्रेशन एनर्जी में, जलयोजन ऊर्जा में, और ये इलेक्ट्रोड विभव है E0 जिसकी इकाई वोल्ट है। आप ये 3D श्रेणी के तत्वों में E0 देख सकते हैं जिसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सारणी में दिए गए मानों का उपयोग करके परिकलित मानों तथा E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रेक्षित मानों के बीच तुलना को इस चित्र में दर्शाया गया है। कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 धनात्मक होता है, जो इसके अलग और विशेष व्यवहार को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करने की क्षमता नहीं रखता है। केवल ऑक्सीकारक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं और ये अम्ल अपचयित हो जाते हैं। कॉपर सॉलिड के कॉपर 2+ एक्वस अवस्था में रूपांतरण के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती। श्रेणी में E0 के यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम एवं द्वितीय आयनन एंथैल्पी के योग में सामान्य वृद्धि से संबंधित है। इसमें आप देख रहे हैं कॉपर का जो मान है मानक इलेक्ट्रोड विभव का वो पॉजिटिव है। एक और रोचक बात है कि मैंगनीज, निकिल तथा जिंक के E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान
सामान्य प्रवृत्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मैंगनीज 2+ में अर्धपूरित डी कक्षक और जिंक 2+ में पूर्ण पूरित D10 विन्यास का स्थायित्व है, जबकि निकिल का E0 इसके उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी यानी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, आपने अभी सारणी में देखा था, -2121 किलो जूल पर मोल, उससे संबंधित है। Cr2+ एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धपूरित T2G स्तर होता है। दूसरी ओर Mn3+ से Mn2+ में परिवर्तन से अर्धपूरित यानी D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभवों E0 M2+ is converting into M3+ के मानों का अवलोकन इनकी परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को दर्शाता है। स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान स्कैंडियम 3+ के स्थायित्व को दर्शाता है, जिसका विन्यास अक्रिय गैस विन्यास है। जिंक के लिए इसका मान बहुत उच्च होता है, उसका कारण है जिंक 2+ का स्थायी विन्यास D10। मैंगनीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान दर्शाता है कि Mn2+, जिसका विन्यास D5 होता है, विशेष रूप से स्थायी है, जबकि आयरन के अपेक्षाकृत निम्न मान Fe3+ D5 के अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाते हैं। वेनेडियम के अपेक्षाकृत निम्न मान वेनेडियम 2+ के स्थायित्व से संबंधित है, जहां पर इसका विन्यास अर्धपूरित T2G होता है। Mn3+ Mn2+ युग्म के लिए E0 का मान Cr3+ और Cr2+ या Fe3+ Fe2+ के मानों से बहुत अधिक धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंगनीज के केस में आप जानते हैं कि 3d5 4s2 विन्यास होता है, लेकिन जब ये Mn2+ होता है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इसका स्थायी विन्यास 3d5 होता है। संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता में काफ़ी अंतर होता है। इनमें से कुछ अत्यधिक विद्युत धनी होती हैं और खनिज अम्लों में विलय होती हैं, तो कुछ उत्कृष्ट यानी नोबल होती हैं जो सरल अम्लों से भी प्रभावित नहीं होती हैं। E0 के मान देखकर आप कह सकते हैं कि कॉपर को छोड़कर प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होते हैं, जो H+ आयनों द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हालांकि उनकी वास्तविक दर धीमी होती है। जैसे टाइटेनियम और वेनेडियम कमरे के ताप पर तनु अनऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय हैं, जैसे HCl के प्रति निष्क्रिय हैं। जैसा आप इस श्रेणी के लिए देख रहे हैं, M2+ M के मान द्विसंयोजित धनायन बनने की घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, क्योंकि E0 के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। मैंगनीज, निकिल एवं जिंक के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऋणात्मक E0 के मान देखे जा सकते हैं, जो Mn2+ के D5 एवं जिंक 2+ के D10 स्थायी विन्यास के कारण हैं। निकिल 2+ के लिए E0 का मान इसकी उच्चतम ऋणात्मक जलयोजन एंथैल्पी से संबंधित है। M2+ कन्वर्टिंग इनटू M3+ रिडॉक्स युग्म के लिए E0 मान देखें तो Mn3+ और कोबाल्ट 3+ आयन जलीय विलयन में प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं, जबकि टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+ एवं क्रोमियम 2+ प्रबल अपचायक का कार्य करते हैं तथा तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्रोमियम आयन है, ये हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। यह सारणी संक्रमण धातुओं की
3D श्रेणी के स्थायी हैलाइडों को दर्शाती है। उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या TiX4 टेट्राहैलाइड, VF5 और CrF6 में प्राप्त होती है। मैंगनीज की +7 ऑक्सीकरण अवस्था सरल हैलाइडों में प्रदर्शित नहीं होती है, परंतु MnO3F ज्ञात है और मैंगनीज के पश्चात सिवाय FeX3 और COF3 के कोई भी धातु ट्राईहैलाइड नहीं बनाता है या कोई भी धातु ट्राईहैलाइड नहीं बना रहा है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की फ्लोरीन की क्षमता दो कारण से होती है। पहला, इसकी उच्च जालक ऊर्जा जैसे कि COF3 में, और दूसरा उच्च सहसंयोजक यौगिकों में उच्च आबंध एंथैल्पी जैसे VF5 और CrF6 में। यद्यपि VF5 केवल वेनेडियम 5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, अन्य हैलाइड जल अपघटन पर ऑक्सोहैलाइड VOX3 देते हैं। फ्लोराइडों का दूसरा गुण निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में इनका अस्थायित्व है, जैसे VX2 जहां X Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है में, और यही CuX के लिए लागू होता है। दूसरी ओर आयोडाइड के अतिरिक्त कॉपर 2 के सभी हैलाइड ज्ञात हैं। यहाँ Cu2+ आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है, ये कर रहा है, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर रहा है। तथापि अनेक Cu+ यौगिक जलीय विलयन में अस्थायी हैं तथा किस प्रकार असमानुपातित होते हैं आप यहाँ देख रहे हैं। ये Cu+ असमानुपातित होकर Cu2+ और कॉपर 0 में बदल रहा है। इस प्रकार यह इसका असमानुपातित होना है। Cu2+ का स्थायित्व Cu+ से अधिक होने का कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी का Cu2+ की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक मान होना है, जो कॉपर की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की क्षतिपूर्ति से भी अधिक है। ऑक्सीजन की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता ऑक्साइडों में प्रदर्शित होती है, ये आप देख रहे हैं इस सारणी में। और इस सारणी को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऑक्साइडों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उनकी वर्ग संख्या के बराबर होती है, जो Sc2O3 से Mn2O7 तक देखा जा सकता है। यहाँ स्कैंडियम की वर्ग संख्या 3 है और ऑक्सीकरण संख्या भी 3 है, और Mn2O7 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है और वर्ग संख्या भी 7 है। ये दोनों इसमें 7 हैं। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि वर्ग संख्या 7 के बाद उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या +3 है Fe2O3 में। हालांकि क्षारीय माध्यम में फेरेट FeO4 2- आयन बनते हैं, जिसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, परंतु इनका विघटन जल्दी ही Fe2O3 और O2 में हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्साइड के अलावा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो ऋणायन में भी देखी जा सकती हैं, जैसे VO2+ में वेनेडियम 5, VO2+ में वेनेडियम 4 और टाइटेनियम ऑक्साइड में यानी TiO में TiO2+ में Ti4, MnO4- में मैंगनीज 7। इसी प्रकार CrO4 एवं Cr2O7 2- में क्रोमियम 6 और VO4 जिसको वेंडेट आयन कहते हैं में वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था 5 है। फ्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थायित्व प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे मैंगनीज का उच्चतम फ्लोराइड MnO4 है, जबकि ऑक्साइड Mn2O7 है। इसका कारण क्या है?
ऑक्सीजन धातु के साथ बहुबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है। आप Mn2O7 की संरचना देख रहे हैं। इसमें प्रत्येक मैंगनीज परमाणु चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहता है, जिनमें से एक MnOMn सेतु है यानी ब्रिज है। इसी प्रकार चतुष्फलकीय MO4N- आयन भी ज्ञात हैं, जिनमें वेनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 5, 6 और 7 धातु हो सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड में मैंगनीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 Mn4 में, लेकिन उच्चतम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण अवस्था +7 Mn2O7 है, क्योंकि जैसा आपने अभी देखा, इसका कारण है सहसंयोजी यौगिकों में फ्लोरीन केवल एकल बंध बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। प्रश्न इस रूप में भी है कि हालांकि फ्लोरीन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थिर करने के लिए ऑक्सीजन की क्षमता फ्लोरीन से अधिक है। क्यों? आप जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 है और इस प्रकार ये केवल एक बॉन्ड बना सकता है। इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन में एकल इलेक्ट्रॉन वाले 2 2p ऑर्बिटल्स भी खाली हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन में बंध बनाने की क्षमता अधिक होती है। दूसरे शब्दों में इसमें उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को स्थिर करने की क्षमता अधिक होती है। अभी आपने देखा कि E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मान के आधार पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व को समझाया जा सकता है। हमने 3D श्रेणी में स्थायित्व में होने वाले परिवर्तनों को समझा, साथ ही देखा कि E0 के मान एवं रासायनिक क्रियाशीलता में क्या संबंध है। अब आगे पढ़ते हैं चुंबकीय गुण, संकुलन और अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति के बारे में। पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करने पर दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिज्म और दूसरा अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म। प्रतिचुंबकीय पदार्थ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और जो पदार्थ आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वह पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का ही एक्सट्रीम फॉर्म यानी चरम स्वरूप है। कई संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण होती है। हर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तथा कक्षीय कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से संबंधित होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं के यौगिकों में कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान बाधित रहता है, इसलिए इन तत्वों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है और इसी कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इसके लिए स्पिन ऑनली सूत्र दिया गया है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू = n × n+2। यहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और इसकी इकाई चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन Bm होती है। इस सूत्र के आधार पर यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक हो तो चुंबकीय आघूर्ण 1.73 Bm होता है। यह भी स्पष्ट है कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है म्यू का मान भी बढ़ता जाता है।
यानी प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण से परमाणुओं, अणुओं और आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का पता लगाया जा सकता है। इस सारणी में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय आघूर्णों के मान आप देख सकते हैं। यहाँ जो प्रायोगिक आंकड़े हैं, ये जो प्रेक्षित मान हैं, ये मुख्य रूप से विलयन में उपस्थित जलयोजित आयनों या ठोस अवस्था के लिए हैं। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। अगर ये आपके सामने प्रश्न हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि परमाणु क्रमांक 25 है और इसका द्विसंयोजी आयन है। 25 का मतलब ये मैंगनीज है जिसका विन्यास होता है 3d5 4s2, और जब ये द्विसंयोजी है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब ये Mn2+ है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आप समझ सकते हैं 5 है, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण इस सूत्र द्वारा √5 × 5 + 2 से 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। अधिकांश संक्रमण धातु यौगिक जो सहसंयोजक या आयनिक हो रंगीन होते हैं। इसका कारण इनमें अपूरित डी कक्षकों का होना है। इस चित्र में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रंगीन विलयनों को दिखाया गया है। जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है तो उत्तेजन ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में स्थित होती है। प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। अवशोषित प्रकाश के आवृत्ति का निर्धारण लिगेंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है। इस टेबल में आयनों के जलीय विलयन में प्रेक्षित रंगों को आप देख सकते हैं। यहाँ जल के अणु लिगेंड का कार्य करते हैं, यानी जलयोजित आयनों में कलर कैसा आता है, रंग कैसा होता है, वो इसमें दर्शाया गया है। टाइटेनियम के संकुल यौगिक TiH2O6 का रंग नील लोहित होता है। इसमें T2G से डी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन पीले रंग का अवशोषण कर Eg कक्षक में वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्योंकि पीले रंग का अवशोषण होता है इसलिए उसका पूरक रंग नीले और लाल का मिश्रित रंग, जिसे नील लोहित कहते हैं, हमें दिखाई देता है। संकुल यौगिकों का निर्माण। वे यौगिक जिनमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन या उदासीन अणुओं से बंध बना करके संकुलन स्पीशीज बनाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। और इन संकुल यौगिकों के अपने अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। संकुल यौगिक हैं जैसे FeCN6 3-, FeCN6 4-, CuNH3 4 2+, PtCl4 2-। अब ये जो संकुल बनते हैं, ये संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं में है। तो ऐसा क्या गुण है इनमें कि ये संकुल यौगिक बनाते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला है धातु आयनों का आकार छोटा होना, दूसरा धातु आयनों पर उच्च आवेश का होना, और तीसरा है रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता जिससे बंध बन सके। बहुत से संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में सूक्ष्म विभाजित पाउडर अवस्था में निकेल का उपयोग हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, जैसे तेल का वसाओं में हाइड्रोजनीकरण। इसी प्रकार सूक्ष्म विभाजित आयरन को उत्प्रेरक के रूप में अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट थोरियम का उपयोग फिशर ट्रॉप्स विधि से गैसोलीन के संश्लेषण में किया जाता है। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में क्यों काम करते हैं, इसके क्या कारण हैं, आइए जानते हैं। पहला कारण है
अपूरित डी कक्षकों की उपलब्धता, इनमें अपूरित डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। दूसरा है उत्प्रेरक की ठोस पृष्ठ पर क्रियाकारक के अणुओं एवं उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित परमाणुओं के बीच बंध बनता है। इसके लिए 3D एवं 4S कक्षकों का उपयोग होता है। इससे उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और क्रियाकारक में उपस्थित बंध दुर्बल हो जाते हैं, सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तीसरा कारण है परिवर्तनशील यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कारण संक्रमण धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं। Fe3+ फेरिक आयन, आयोडाइड आयन एवं परसल्फेट आयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ये इस प्रकार अभिक्रिया संपन्न होती है। संक्रमण धातु बड़ी संख्या में अंतराकाशीय यौगिक यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन आदि बीच की खाली जगहों पर समावेशित हो जाते हैं। इन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। ये असमीकरणमितीय यानी नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं और ना आयनिक होते हैं और ना ही सहसंयोजी, यानी आयनिक भी नहीं होते और कोवेलेंट भी नहीं होते। उदाहरण आप देख रहे हैं TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56 और TiH 1.7। इनके गलनांक शुद्ध धातुओं के गलनांक से भी अधिक होते हैं, यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं, अंतराकाशीय यौगिक जो होते हैं, इनके गलनांक शुद्ध धातुओं के गलनांक से अधिक होते हैं। ये अति कठोर होते हैं, जैसे स्टील आयरन और कार्बन का अंतराकाशीय यौगिक है जो अत्यंत कठोर होता है। बोराइड्स की कठोरता तो हीरे से भी अधिक होती है। धातुओं के समान ही ये विद्युत के सुचालक होते हैं और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। मिश्र धातु एलॉय। एलॉय या मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं के सम्मिश्रण से बने समांगी ठोस विलयन होते हैं जो मिश्रित धातुओं के गलन और उसके बाद गलित को ठंडा करने से बनते हैं। मिश्र धातु उन धातु परमाणुओं के मिलने से बनते हैं जिनकी धात्विक त्रिज्या में 15% से अधिक का अंतर ना हो। संक्रमण धातुओं में त्रिज्याएं और अनेक अन्य गुणों में काफ़ी समानता होती है, इसलिए ये आसानी से मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु कठोर होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा शुद्ध धातु की अपेक्षा संक्षारण यानी कोरोजन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। फेरस मिश्र धातु सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाले मिश्र धातु हैं। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, टंगस्टन और मैंगनीज का उपयोग स्टील तथा स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। संक्रमण धातुओं एवं असंक्रमण धातुओं के संयोग से बने मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा आदि औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व के हैं। आज डी तथा एफ ब्लॉक के दूसरे भाग में हमने प्रथम डी श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था, E0 यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, E0 के आधार पर क्रियाशीलता, इनके चुंबकीय गुण, संकुल एवं अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, उत्प्रेरक सक्रियता, रंगीन यौगिक एवं इनके मिश्र धातु बनाने के गुणों का अध्ययन किया। अगले भाग में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं लैंथेनाइड एक्टिनाइड के बारे में। तो मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।